Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is the Transfer of Property Act 1882, short introduction. Here is the synopsis of the topic. General. Pre-TPA लीगल पोजीशन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 1 जुलाई 1882 से ब्रिटिश इंडिया के कुछ भागों में लागू किया गया था। डेट ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 1882 is the date of commencement of the Transfer of Property Act in certain parts of the British India. यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के लागू होने से पूर्व संपत्ति के अंतरण के संबंध में लीगल पोजीशन क्या थी? What was the legal position before the enactment of the Transfer of Property Act 1882 insofar as the law relating to transfer of property is concerned? तो उसका उत्तर पता करते हैं कि इस अधिनियम के आने से पहले संपत्ति के अंतरण के संबंध में आंग्ल भारत में कौन सी विधि लागू थी, क्या विधिक स्थिति थी? विधिक स्थिति असंतोषजनक थी। The legal position was very unsatisfactory. There was no uniform law on the matter of transfer of property by act of parties. पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के संबंध में समरूप विधि का नितांत अभाव था। उस समय भी पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति का अंतरण हुआ करता था, विवाद भी हुआ करते थे, किंतु कोई समरूप विधि नहीं थी। आप यह जानना चाहेंगे कि समरूप विधि न होने की स्थिति में आंग्ल भारतीय न्यायालय, एंग्लो इंडियन कोर्ट्स कैसे विवादों का निपटारा करते थे? How the Anglo-Indian courts decided the cases brought before them when there was no uniform law prevalent at that time. उत्तर यही होगा कि किसी तरह से काम चलाया जा रहा था, किसी प्रकार से काम चलाया जा रहा था और तीन चीजों की मदद ली जा रही थी। Courts took help of three things in deciding the cases brought before them. कौन सी थी वे तीन चीजें? पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ, आंग्ल विधि के मौलिक सिद्धांत। द बेसिक प्रिंसिपल्स of English law were applied. Second, principles of justice, equity and good conscience. न्याय, साम्य तथा सद्विवेक के सिद्धांत। तीसरा, certain regulations passed by the then Governor General in Council. तत्कालीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने
कुछ विनियम, कुछ रेगुलेशंस पारित किए थे, उनकी भी सहायता ली जा रही थी। जब समरूप विधि का अभाव था तो ये तीन बातें न्यायालयों के लिए सहायक थीं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, एक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। और तीसरा, सर्टन रेगुलेशंस पास्ड बाय द देन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यह अनुभव किया जा रहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चल नहीं पाएगा। एक पूर्ण अधिनियमन अपेक्षित है। Britishers felt that a full-fledged law as to transfer of property is the need of the hour. So, a law commission was appointed at England. विधि आयोग की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई। उसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह ब्रिटिश भारत के लिए एक अधिनियम तैयार करे। A draft was prepared. एक प्रारूप विधेयक निर्मित किया गया। उसमें आवश्यक संशोधन किए गए और संशोधित विधेयक अंततः पारित हुआ। Draft bill was subjected to a series of necessary amendments and finally the amended bill was passed. With that, Act number 4 of 1882, the Transfer of Property Act 1882 came into existence. इस प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1882 अस्तित्व में आया। ये देखिए, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 17 फरवरी 1882 को यह पारित हो गया। आप जानते ही हैं कि जब कोई इनैक्टमेंट पास होता है, अधिनियमन किया जाता है, तो लागू करने में थोड़ा विलंब हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वॉज इनैक्टेड on 17th February 1882, but it came into force with effect from 1st July 1882. लागू करने में कुछ समय लग गया और यह 1 जुलाई 1882 से ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में लागू किया। Note it very well. The Transfer of Property Act 1882 was not meant to apply to the entire British India at one stroke. संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक बार में लागू नहीं किया गया, कुछ भागों में लागू किया गया। धीरे धीरे उसे अन्य भागों तक एक्सटेंड किया गया। Gradually it was extended to certain other parts of the British India. आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पंजाब राज्य में लागू नहीं है। The Transfer of Property Act 1882 is not applicable in the state of Punjab. That is for certain historical reasons. We need not go into the depth of the matter. Certain historical matters are responsible for this event. इस घटना के पीछे, इस स्थिति के पीछे
कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सर्वोच्च न्यायालय ने नामदेव वर्सेस नर्मदाबाई केस नोट कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नामदेव वर्सेस नर्मदाबाई 1953 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पंजाब राज्य में लागू नहीं है। तो फिर पंजाब राज्य में संपत्ति का अंतरण तथा उससे संबंधित विषय किस विधि से प्रशासित होते हैं? If the Transfer of Property Act 1882 is inapplicable to the state of Punjab, a natural question arises how the matters relating to transfer of property are dealt with, are decided in the state of Punjab. तो यहां यह ध्यान रखिएगा कि सिद्धांत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, न्यायालय जस्टिस, एक्विटी तथा गुड कॉन्शियंस के नाम पर उन मौलिक सिद्धांतों को लागू करते हैं। इट्स ट्रू दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज technically and really inapplicable to the state of Punjab, but the principles, basic principles underlying this act are used by the courts in Punjab to decide the matters relating to transfer of property. इसके सिद्धांत तो हम प्रयोग में ला ही सकते हैं। न्याय, साम्य तथा सद्विवेक का अवलंब लेते हुए पंजाब में न्यायालय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण करते रहे हैं तथा न्याय प्रशासन उन्हीं के आधार पर करते रहे हैं। इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, द कोर्ट्स इन पंजाब have been applying the principles, basic principles underlying the Transfer of Property Act 1882. Now, second heading, preamble. Preamble. Preamble क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का प्रियम्बल क्या कहता है? बहुत ही छोटा प्रियम्बल है। इसकी उद्देशिका या प्रस्तावना बहुत ही छोटी है। अमेंड करना, डिफाइन करना, दो उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं। द टीपीए इज एन अमेंडिंग एक्ट. The TPA is a defining act. The word consolidation is missing from the preamble. प्रस्तावना में संशोधन शब्द आया है, परिभाषण शब्द आया है, किंतु समेकन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। यह काफी गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है। यहां देखिए, डिफाइंस द टीपीए, डिफाइंस द टीपीए अमेंड्स। क्या डिफाइन करता है ये और क्या अमेंड करता है ये? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से तैयार कर लीजिए। सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ, विधि का कुछ भाग। स्पष्ट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
संपूर्ण नहीं है। इट्स वेरी क्लियर दैट द टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। प्रीएम्बल ही कह रहा है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ उसे हम डिफाइन कर रहे हैं, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ उसे हम अमेंड कर रहे हैं। सो द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यह अधिनियम संपूर्ण नहीं है, यह प्रस्तावना से स्पष्ट है। Certain parts of law as to transfer of property by act of parties. Transfer of property by act of parties. इसे अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मैंने अपनी जमीन आपको बेचा, मैं बेचना चाहता था, आप खरीदना चाहते थे, मैंने बेचा, आपने खरीदा। एक्ट ऑफ पार्टीज, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये सेलर है, विक्रेता है, वह क्रेता है, बायर है, यह भी जीवित है डेट ऑफ ट्रांसफर पर, वह भी जीवित है डेट ऑफ ट्रांसफर पर। यह बेचने का इच्छुक है, वह क्रय करने का इच्छुक है। सो सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी क्रय नहीं होगा, आप नहीं चाहेंगे तो कोई क्रय नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, मैं एक पेन आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तो मैं इसे आपको गिफ्ट करना चाहता हूं और आप सहर्ष इसे स्वीकार करना चाहते हैं। दोनों पार्टी तैयार हैं। ये पार्टी गिफ्ट करना चाहती है और वो पार्टी गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहती है। एक्ट ऑफ पार्टीज समझना आवश्यक है। एक्ट ऑफ पार्टीज अपने आप गिफ्ट नहीं हो जाएगा, अपने आप विक्रय नहीं हो जाएगा। जब मैं और आप हाथ मिलाएंगे तब कहीं जाकर विक्रय या गिफ्ट या दूसरे ट्रांसफर्स प्रभावी हो पाएंगे। नो ट्रांसफर कैन टेक इफेक्ट अंडर द टीपीए विदाउट एक्ट ऑफ पार्टीज। दिस इज द ट्रांसफरर, दैट इज द ट्रांसफरी। व्हेन बोथ द पार्टीज शेक देयर हैंड्स, ट्रांसफर रिजल्ट्स। So the Transfer of Property Act defines and amends, but only certain parts of law as to transfer of property by act of parties. Transfer of property by act of parties. पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के कुछ भागों, certain parts का परिभाषण और संशोधन। ये है, स्पष्ट है कि यह अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इन टोटो कवर नहीं करता। ये उसके केवल सर्टेन पार्ट्स को डिफाइन कर रहा है, सर्टेन पार्ट्स को अमेंड कर रहा है। यह एग्जॉस्टिव नहीं है। और यह बात यहाँ से भी स्पष्ट होती है, प्रीएम्बल में कंसोलिडेट शब्द नहीं यूज किया गया है। द वर्ड टू कंसोलिडेट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द प्रीएम्बल। टू डिफाइन हैज बीन यूज्ड, टू अमेंड हैज बीन यूज्ड, but to consolidate has not been used. What does it suggest? परिभाषण है, संशोधन है, समेकन नहीं। यह तो नहीं है। इससे भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह अधिनियम संपूर्ण नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882 संपूर्ण है, तो आप ज़्यादा तर्क वितर्क न करके सीधे कहिएगा, काइंडली रेफर टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल देखिए और उसमें साफ लिखा है सर्टेन पार्ट्स, और दूसरा उसमें से टू कंसोलिडेट शब्द गायब है। यह दोनों बातें रेखांकित करती हैं कि यह अधिनियम संपूर्ण नहीं है।
एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड इट डज नॉट कवर। यह कवर नहीं करता। किस चीज को कवर नहीं करता? अधूरा है ना, संपूर्ण नहीं है, तो यह कवर नहीं करता। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के प्रवर्तन द्वारा संपत्ति का अंतरण, विधि के प्रवर्तन द्वारा संपत्ति का अंतरण। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे इनहेरिटेंस, जैसे फॉरफीचर, जैसे इंसॉल्वेंसी, जैसे कोर्ट सेल। विरासत, समअपहरण, दिवालिया, न्यायालय विक्रय, ये सब एक्ट ऑफ पार्टीज से होने वाले ट्रांसफर नहीं है। ये सब ट्रांसफर्स विधि के प्रवर्तन द्वारा हो रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं करना। एक्ट ऑफ पार्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड। द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। विधि लागू होती है और संपत्ति का अंतरण स्वतः प्रभावी हो जाता है। मानवीय कृत्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु हो गई, ये इसका उत्तराधिकारी है। इसकी जमीन, मकान, संपत्तियां अपने आप इनहेरिटेंस लॉ के अनुसार इस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएंगी। इसकी डेथ हुई, यह प्रोपोजिटस है, इसकी डेथ हुई और इसकी डेथ के साथ ही इसकी समस्त संपत्तियां इसके उत्तराधिकारी को चली जाएंगी। इसके लिए न इन्हें कुछ करना है और इसके लिए न इन्हें कुछ करना है। एक्ट ऑफ पार्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस ट्रांसफर इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। टीपीए डज नॉट कवर, प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न आता है, टीपीए डज नॉट कवर ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन लॉ के ये उदाहरण हैं, इन्हें भी थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। दूसरा, टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की वसीयत कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी यह संपत्तियां अमुक व्यक्ति को दी जाएंगी। नहीं तो टीपीए का विल से कोई संबंध नहीं है। टीपीए डज नॉट कवर टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स। यह वसीयती अंतरण पर लागू नहीं होता। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बाहर। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स मीन्स ट्रांसफर्स बाय विल बाहर। और तीसरा देखिए, बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट एंड प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब चीजें भी संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिधि में नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम तो इस पर लागू होता है। क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, उसके कुछ भाग को यह अधिनियम कवर करता है। और ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इससे बाहर हैं। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स इससे बाहर हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स और प्लेज ऑफ मूवेबल्स, यह सब भी इससे बाहर है। इसके दायरे में तो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का कुछ भाग। टीपीए नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बैकडेट से लागू नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि यह 1 जुलाई 1882 से लागू है। 1 जुलाई 1882, उससे पीछे बैकडेट से इसको लागू नहीं किया जाएगा। सो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। क्यों रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं है? देखिए, यह प्रिजम्पशन किया जाता है, प्लीज ध्यान से सुने से, यह प्रिजम्पशन किया जाता है, मगर यह प्रिजम्पशन रेबटेबल है। आप चाहें तो खंडित कर दें। देयर इज अ रेबटेबल प्रिजम्पशन दैट
A statute is prospective and it is not retrospective. यह खंडनीय प्रकल्पना की जाती है कि अधिनियम भविष्यलक्षी है, यह भूतलक्षी नहीं है। जो यह कहता है कि नहीं यह अधिनियम भूतलक्षी है, सिद्धभारिता उस पर होगी। One who asserts that the given enactment is retrospective in its nature must come and establish it. आगे आइए और दिखाइए। प्रकल्पना यही होगी कि अधिनियम भूतलक्षी नहीं है। जो यह कहता है कि नहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव है, सिद्धभारिता अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। सो दिस इज अ रेबटेबल प्रिजम्पशन। दूसरा देखिए, टीपीए कोडिफाइज सब्सटेंटिव राइट्स। संपत्ति अंतरण अधिनियम सार्ववान अधिकारों को संहिताबद्ध करता है, और जो भी अधिनियम सब्सटेंटिव राइट्स को कोडिफाई करता है उसके बारे में यह मान के चला जाता है कि वह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है? आप कहिएगा नहीं। क्यों? पहला, चूंकि यह सब्सटेंटिव राइट्स को कोडिफाई करता है, अतः यह भूतलक्षी नहीं हो सकता। दूसरा, यह प्रिजम्पशन किया जाता है कि अधिनियम भूतलक्षी नहीं है। यह प्रकल्पना खंडित की जा सकती है। One who says that the act is retrospective must come forward and establish that. So TPA is not retrospective. TPA is not exhaustive. पहले बता चुका हूं TPA is not exhaustive, और अब आपने देखा कि TPA retrospective भी नहीं है। अब आइए सेक्शन 4 TPA। It's very important. TPA के ये प्रोविजंस और ये चैप्टर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ये चैप्टर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ये सेक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा। टीपीए के वे चैप्टर्स और टीपीए के वे सेक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, संविदा से संबंधित हैं, उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट समझा जाएगा। और इस तरह से टीपीए का यह हिस्सा और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों मिल करके कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? दो चीजों से। पहला, टीपीए के वो चैप्टर्स और वो सेक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दोनों को जोड़ दीजिए और इस तरह से कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निर्मित होगा। दूसरा देखिए, टीपीए के कुछ प्रोविजंस मैंने यहां नोट किए हैं और ये सभी प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वे प्रोविजंस जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, पंजीकरण से संबंधित हैं, वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को सप्लीमेंट करेंगे। द प्रोविजंस ऑफ द टीपीए रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन shall supplement the provisions of the Indian Registration Act 1908। ये दोनों बातें सेक्शन 4 में दी गई हैं। सेक्शन 4 TPA says two things. First, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? टीपीए के कुछ चैप्टर्स और सेक्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दोनों को जोड़ दीजिए, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा, टीपीए के वो प्रोविजंस जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को सप्लीमेंट करेंगे, उसके अनुपूरक उपबंध समझे जाएंगे। यह भी बात सेक्शन 4 में ही कही गई है। ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज
एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये प्रोविजंस आप याद करेंगे, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। अब लास्ट पॉइंट, स्कीम ऑफ द टीपीए। टीपीए की योजना क्या है? योजना क्या है? इसमें कुल 7 चैप्टर्स हैं, सेक्शन 1 से लेके 137, ध्यान दीजिएगा 137 को 7 चैप्टर्स में बांटा गया है। और इस एक्ट में लास्ट में एक शेड्यूल भी दिया गया है। तो ये रही इसकी योजना। टीपीए सभी जुडिशियल सर्विसेज, सभी राज्यों की जुडिशियल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षाओं तथा मुख्य परीक्षाओं दोनों में है। एक्ट बहुत बड़ा तो नहीं है, सेक्शंस की संख्या कम है, लेकिन विद्यार्थी इसे कम पढ़ते हैं और इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। आप ध्यान से इसे धीरे धीरे पढ़िए।